तो अब हम चैप्टर कर रहे हैं डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से। अब इसमें बस पहला क्वेश्चन है। ये है जिसकी एज 28 ईयर्स है, उसकी इनकम है 8,24,000 और अदर सोर्स से इनकम है 21,000। उसने मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम दिया 31,000 फॉर अपनी पेरेंट्स के लिए जो नॉन डिपेंडेंट है, और वाइफ के लिए और खुद के लिए दिया 26,000 एंड सिस्टर के लिए दिया 4,000। सारे मेडिकल प्रीमियम है। और उसने एक्सपेंडिचर इनकर करा 25,000 ऑन मेडिकल ट्रीटमेंट ऑन डिपेंडेंट मेंटेलिटी रिटार्टेड सीवियर डिसेबिलिटी है, और अप्रूव्ड हो गया है, ड्यूली सर्टिफाइड भी है, और रेंट पे करता है 40,000। अब उसकी इनकम बताओ, टोटल इनकम बताओ अंडर ओरिजिनल टैक्सेशन पीजीबीपी में प्रिजेम्पटिव टैक्सेशन लिया है। ठीक है, तो भैया सबसे पहले उसमें 50% लगा दो, अदर सोर्स की इनकम ऐड कर दो। अब डिडक्शन की बात करते हैं। जो उसने खुद के लिए और वाइफ के लिए लिया है तो वो 25,000 से ज़्यादा नहीं हो सकता, तो 26 है, तो चलो 25 कर दो, मैक्सिमम से ज़्यादा नहीं ले। और उसने जो अपने पेरेंट्स के लिए लिया है वो 31,000 का प्रीमियम पे करा है। तो इसमें अगर वो सीनियर सिटीज़न है क्या, अगर वो सीनियर सिटीज़न है, हाँ सीनियर सिटीज़न है, तो सीनियर सिटीज़न है तो 50,000 तक का प्रीमियम पे हो सकता है। ठीक है, 50,000 तक का प्रीमियम आप क्लेम कर सकते हो। तो यहाँ पे 80 मैक्सिमम 50,000 होगा, और सिस्टर क्वालिफाई नहीं होगी वो उसका तो 25,000 होगा। तो 25 प्लस 30, और अपनी सीवियर डिसेबिलिटी के लिए 125,000 है, और नॉर्मल डिसेबिलिटी के लिए 75,000 फ्लैट। और यहाँ पे 80G का आपको रेंट का मिलेगा कितना, यहाँ पे 10% नहीं, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ एडजस्टेड GTA 25%, और 25% ऑफ एडजस्टेड GDI, और क्या 5,000 इसमें से जो लोअर होगा, तो लोअर निकाल लेंगे हम फिर इसी के अकॉर्डिंग टैक्स पे कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन हमारा ख़त्म होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, सेकंड क्वेश्चन हमारा ये है कि भैया एक राजेश जी ने अपना बिजनेस शुरू करा मैन्युफैक्चर का 1/4/21 को, और एम्प्लॉयड कर लिए 162 एम्प्लॉय। अब आप बताओ कि कंप्यूट करो डिडक्शन, अगर कोई है तो मिस्टर राजेश की, अगर उसका प्रॉफिट और गेन्स मैन्युफैक्चर से 82 लाख और टर्नओवर 2.01 करोड़ है। और क्या आपका आंसर चेंज हो जाएगा अगर राजेश ने कमेंस करा है बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अपरेल और फुटवियर और लेदर। फुटवियर, चलो मैं आपको पहले डिडक्शन बता देता हूँ। इसने 42, 37, 55, 28 अलग अलग डेट पे लिए। रेगुलर है, कॉन्ट्रैक्चुअल है, रेगुलर है। 22,500 है, 22,500, 25,500, 22,500। अब सुनो, हम उन्हीं एम्प्लॉय को लेंगे जिसकी 25,000 से कम है, जो रेगुलर है, कॉन्ट्रैक्चुअल नहीं है, मतलब PF में रेगुलर पार्ट लेता है, और 240 दिन से ज़्यादा काम किया हो। अब तो 25,500 वाला तो हटा ही दो, 2 बंदे हैं 25,500 वाले, हटा दो। ठीक है, ये गया। अब एक रेगुलर का बचा है 22,500, एक दूसरा रेगुलर का बचा है 22,500। तो 1/30/21 से 1/10/21 से, अब बताओ 1/10/21 हो जाएंगे दिसंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। 182, 240 दिन नहीं हो रहे, तो ये बंदा भी जाएगा क्योंकि 240 दिन से काम किया है। तो 22,500 × 42 × 12,
और इंटू 30%, तो 34,02,000 की डिडक्शन मिल जाएगी। अब दूसरा क्वेश्चन पूछे क्या आपका आंसर चेंज हो जाएगा अगर उसने अपना बिजनेस कमेंस करा है। कब उसने अपना बिजनेस कमेंस करा है? फुटवियर का। अब यहाँ से ये सुनते ही आपकी घंटी खड़ा जमती है। फुटवियर का बिजनेस जो करता है उसको 240 दिन की जगह हमने क्या लिया है, 240 दिन की जगह उसका हो गया है डेज 150। एक मिनट में बुक में ढूंढ रहा हूँ, मेरे को एक सेक्शन नहीं मिल रहा। ये उसका 240 दिन की जगह हो गया है 150। ठीक है, तो मेरा आंसर क्या चेंज हो जाएगा? हाँ बिल्कुल चेंज हो जाएगा। जो वो मैंने 28 बंदों को हटा दिए थे, अब मैं उनको भी ले लूँगा। तो 22,500 इंटू अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने और इंटू 28 एम्प्लॉई देना बोतल। तो इनका आएगा 22,500 इंटू 6 मंथ, 28 एम्प्लॉई। मेमोरी में 42 इंटू 22,500 इंटू 12 मंथ्स, मीन्स को 30%, 45,36,000 की डिडक्शन लेगा। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है। देखो, डिपॉजिट करा पीपीएफ में डिपॉजिट करा एटीसी में चला जाएगा। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम दिया है, ये भी एटीसी में जाएगा 25,000। तो सम एश्योर्ड का 10% ही जाएगा, तो 20,000 ही डिडक्शन मिलेगी। तो एक 35 प्लस 20, एक 35 प्लस 20, एक 55 हो गया। और डिपॉजिट करा आपने 5 ईयर में, तो ये भी एटीसी में जाएगा। 2,5 हो गया, मैक्सिमम आपको 1.5 लाख मिलता है यहाँ पे। ठीक है, अब क्या होता है, मेडिकल प्रीमियम पे करा 27,000 अपने लिए, तो 27 का किया, 25,000 ही मैक्सिमम मिलता है। और मदर के लिए किया है 23,000, ठीक है ले लो। 28,000 किसके लिए किया है? फादर के लिए, जिसकी एज 81 हो चुकी है। प्रीमियम नहीं है, वो मेडिक्लेम है, मेडिक्लेम पॉलिसी है। तो ये 25 पे रिस्ट्रिक्टेड है, तो आप इसका 48 ले सकते हो। तो 27 प्लस 23 प्लस 25, तो 75,000 मैक्सिमम मिलेगा यहाँ से। ठीक है, 50, 51 रिस्ट्रिक्टेड टू 50। ठीक है, और क्लीन गंगा फंड में आपको 100% मिल जाता है। टीजी में ले लो, और ये भी ले लो, स्वच्छ भारत कोच में ये भी 100% मिल जाता है। 2575। और कंट्रीब्यूट करो 2,25,000 बीइंग 15% ऑफ हिज सैलरी। कंट्रीब्यूट करो 2,25,000 बीइंग 15% ऑफ हिज सैलरी। उसने कंट्रीब्यूट करा है, तो 80cc D2 में ले लो, 80cc D1B में 50,000 तो एडिशनल ले लो, और 80cc D2B में ले लो कितना, 10% ऑफ सैलरी। 2,25,000 डिवाइड बाई 15% टू 10%, तो 1.5 लाख यहाँ आ गया, 50,000 वहाँ ले लो, तो 2 लाख मिल जाएगा आपको। और सारी ऐड करोगे। और हाँ, 80 TTA लेना मत भूलना। एज बताइए, 50 to 80 TTA मिलेगा। 12,000 सेविंग बैंक में करा है, तो 10,000 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके पूरी डिडक्शन आपकी हो गई 5,10,000 की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट करोगे नहीं जब तक आएगा भी नहीं। तो सिंपल सी बात है भाई साहब, देखो आपने चलो प्रीमियम करा, 10% सम एश्योर्ड होता है, 18 ले लो। मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम 80G में जाएगा, LIC 80C में जाएगा, तो 18 प्लस 60, और 60,000 प्लस 18,000 80C में गया, ये मेमोरी में ले लो। और स्पाउस बेस 61 से ज़्यादा है, तो आप 25,000 तो ले ही सकते हो, एडिशनल भी ले सकते हो। कितना? 50,000 तक एडिशनल ले सकते हो आप। ठीक है, एडिशनल डिडक्शन
25,000 नॉर्मली तो ले ही सकते हो मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम। एडिशनल डिडक्शन ले सकते हैं अगर आपकी एज ज़्यादा है, ठीक है। और 50,000 आपको तब मिल जाएगा जब आप प्रीमियम पे नहीं करोगे, क्योंकि भैया इंश्योरेंस कंपनी ऐसे तो देंगी नहीं, प्रीमियम आप मत देना, आपको खर्च कर रहे हो तो आपको मिल सकता है 50,000, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। ठीक है। तो और ये क्या बोल रहा है कि जो पेमेंट करोगे प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप की, स्पाउस, डिपेंडेंट चिल्ड्रन, पेरेंट्स कैन नॉट एक्सीड 5,000 से ज़्यादा नहीं होगी, ठीक है। नॉर्मल में हेल्थ चेकअप में तो हमारा प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप में वो भी आ जाता है, मतलब 25,000 की लिमिट में ही आ जाता है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब आप यहाँ पे आ गए तो यहाँ पे 18,000, अच्छा ये हो गया ना, तो 12,000 प्लस 14,000, तो 26,000 पूरा ले लें, क्योंकि आप एडिशनल भी ले सकते हो, आपकी एज 60 से ज़्यादा है, 25,000 तक एडिशनल ले सकते हो। ये हो गया तुम्हारा टोटल 1,04,000। अब मेरी इनकम है 775 671। अब यहाँ 10% जो आपको 100% किस किस में मिल जाएगा, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन में आपको नहीं मिलेगा, आपको 50% में मिलेगा। नेशनल चिल्ड्रन फंड में 100% मिलेगा। जवाहरलाल नेहरू पे आपको कितना 50% मिलेगा, तो 50%, 100% ये ले लो, 50% ये ले लो। और चैरिटेबल फैमिली प्लानिंग में आप 100% ले सकते हो। बचा हुआ 61,000 में से इसका 50% तो 13,500 इतनी डिडक्शन मिलेगी। यहाँ पे क्वेश्चन होता है सॉल्व। अब मुझे कोई दिक्कत नहीं चाहिए, मैं सिंपल सी बात बता दे रहा हूँ। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमें दे रखा है भैया 10 साल का टर्नओवर और 10 साल का प्रॉफिट। तो और ये बता रखा है ये भी इस कब इनकॉर्पोरेट हुआ था, 1/4/21 को, ठीक है। 1/4/21 को इनकॉर्पोरेट हुआ, तो अब ये बताओ क्या वो बेनिफिट के लिए एलिजिबल है। देखो पहला तो वो कंपनी किस में एलिजिबल, बिजनेस में होना चाहिए, कौन सा, इनोवेशन का, डेवलपमेंट का, इम्प्रूवमेंट का, प्रोडक्ट प्रोसेस और सर्विस, स्केलेबल बिजनेस, हाईली पोटेंशियल, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, वेल्थ क्रिएशन, ये पर्पज़ होना चाहिए इसका। और वो कब इनकॉर्पोरेट हुआ हो, 16 से 23 के बीच में, प्रीवियस ईयर 16 से 23 के बीच इनकॉर्पोरेट ड्यूरिंग द पीरियड 1/4/2016 से 31/3/23 के बीच 31/3/23, ओके ठीक है, वो तो 23 करना ही है इनको, ठीक, 31/3/23 के बीच होना चाहिए। और वो उसका, हाँ उसके पास सर्टिफिकेट हो कहाँ का, बिजनेस नोटिफाइड फ्रॉम नोटिफाइड IMBC से, वो सर्टिफिकेट होल्ड करता है एलिजिबल बिजनेस फ्रॉम द नोटिफाइड IMBC से। तो वो एलिजिबल हो जाएगा। टर्नओवर उसका 100 करोड़ से ऊपर नहीं होना चाहिए किसी भी प्रीवियस में डिडक्शन क्लेम करने के लिए। तो वो 80 IC में डिडक्शन ले लग सकता, 3 कंसेक्यूटिव ईयर बिटवीन द 10 ईयर्स, 10 ईयर्स के बीच में कभी भी क्या कर सकता है वो, आउट ऑफ 10 ईयर फ्रॉम द इन विच एलिजिबल टू स्टार्टअप, ठीक है, जहाँ बिटवीन द 10 ईयर्स, जहाँ से वो इनकॉर्पोरेट हुआ। अब फर्स्ट इस क्वेश्चन में हम देखें तो फर्स्ट और सेकंड में लॉस हुआ है, बाकी में वो वहाँ पे इसको प्रॉफिट हो रहा है, तो इसमें से बाकी में किसी भी साल में वो क्या कर सकता है वो क्लेम कर सकता है डिडक्शन 80 IAC, ठीक है, फर्स्ट और सेकेंड ईयर में। तो ए लिमिटेड ने अर्न करा है प्रॉफिट फ्रॉम एलिजिबल बिजनेस 100%, हाँ 100% प्रॉफिट का आपको क्या मिल जाएगा, डिडक्शन मिल जाएगा 3 कंसेक्यूटिव ईयर। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म होता है। ओके, तो इस क्वेश्चन में था सब कुछ वही, बट आपने गलत कर दिया। कैसे, थोड़ा सा अलग पॉइंट ये था कि भैया जो इंश्योरेंस होता है, लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम आप देते हो अपने मदर और फादर का, डिपेंडेंट हो या नहीं हो, तो उसकी डिडक्शन आप नहीं ले सकते। किसके लिए, वो हेल्थ इंश्योरेंस के लिए, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप लाइफ इंश्योरेंस जब भी देखो, सम एश्योर्ड दिया है तो उसकी डेट ज़रूर देखो, क्योंकि वहाँ पे परसेंटेज चेंज हो जाता है। अगर डेट 12 से पहले है, मतलब 30 कितनी, कौन सी पहले, 1/4/12 से पहले है,
ऑन और आफ्टर 1/4/12 से पहले, मतलब कि 31/3/2012 तक है, तो मतलब कि फाइनेंशियल ईयर 11-12 के बीच में ली, उससे पहले या इससे पहले लिए या इसी साल में लिए, तो आपको 20% मिलेगा, अदरवाइज 10 मिलेगा। तो यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखनी, प्रीमियम आप तो ले लोगे, और हेल्थ चेकअप वो तो पता ही है। हाँ, एक चीज़ यहाँ पे ये ध्यान रखना कि जो इंटरेस्ट पे करा MBA कोर्स के लिए आपने लोन लिया था हायर एजुकेशन के लिए, और आपने उस पर इंटरेस्ट पे करा, वो भी डिडक्शन ले सकते हो 80E में, और सम ऑफ 15,000 जो डोनेशन कराए कैश में, आप 2,000 से ज़्यादा का डोनेशन कैश में नहीं कर सकते हो, दैट्स इट। इसमें कुछ खास नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, ये क्वेश्चन भाई साहब बहुत इजी था, मैंने बहुत टाइम लगा दिया फालतू में। एक बिजनेस है जिसके बाद 2 यूनिट है, एक्स और वाई। एक्स एलिजिबल बिजनेस है 80IE में, और वाई भी एलिजिबल बिजनेस नहीं है। एक्स ने प्रॉफिट कमाया 100 लाख का, उसने डेप्रिसिएशन लिया विंड मिल पे डेप्रिसिएशन ले लिया 120 लाख का, तो 100 माइनस 120 लाख कितने का हुआ, 20 लाख का लॉस हो गया। और दूसरे में था 50 का प्रॉफिट था, और कितने 70 का प्रॉफिट था, उसने 20 यहाँ वाले से माइनस कर दिया जो एलिजिबल नहीं है, और यहाँ पे 50% 50 लाख पर टैक्स पे कर दिया। अब असेसिंग ऑफिसर कह रहा है भैया जो बिजनेस एलिजिबल नहीं है आप उस पर डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं कर सकते, डेप्रिसिएशन इस पर क्लेम नहीं कर सकते। क्या ये असेसिंग ऑफिसर गलत है कि सही है, आप ये बताइए। असेसिंग ऑफिसर बिल्कुल गलत है। कर्नाटका हाई कोर्ट का जजमेंट देखें तो उसने बोला है कि भैया कि जो 80IA है वो ओवरराइड नहीं कर सकता 70I को। मतलब 70I में क्या है, आप क्या कर सकते हो, एक का लॉस है तो दूसरे से सेम हेड से सेट ऑफ कर सकते हो, सेम हेड ऑफ इनकम से सेट ऑफ कर सकते हो। तो जो इसके बेस पे देखें तो जो असेसिंग ऑफिसर है वो उसका एक्शन गलत है। मतलब कि मेरे को उसमें लॉस हुआ कि ड्यू टू डेप्रिसिएशन 20 लाख का, मेरे पे इतना प्रॉफिट नहीं है कि मैं कैरी और लॉस सेट ऑफ कर सकूं, तो मैंने उससे सेट ऑफ कर दिया दूसरी इनकम से। 50 मैंने 50 पे टैक्स देगा तो वो 50 पे टैक्स देगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो 50 पे टैक्स दे सकता है। और जो असेसिंग ऑफिसर का एक्शन है वो गलत है, बिल्कुल लॉ के सरासर गलत है, तो वो एलिजिबल है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास छोटा सा चुन्नू पुन्नू सा। इसमें बोला है कि भैया उसने हमें इनकम बतानी है, डिस्कस करो अलाउ होगा कि नहीं होगा। पहले उसने 2 लाख कंट्रीब्यूट करे क्लीन गंगा फंड में, 2 लाख पूरा अलाउड कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है 80 किस में 80G में, ठीक है। फिर उसने मेडिकल एक्सपेंडिचर इनकम कराया 80D में हो जाएगा अलाउड, कोई दिक्कत नहीं है। 80D में आप अलाउड कर सकते हो, 50,000 पूरा अलाउ है। और 50,000 2 लाख का डोनेशन कराए चेक से, 50,000 का पॉलिटिकल पार्टी में कराए 80GG में 50,000 का अलाउड नहीं होगा, ठीक है। 1.5 लाख का आपको अलाउड हो जाएगा। और फिर कराए रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन, जिसने एम्प्लॉयर से लिया था, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, ठीक है। रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन अलाउड हो जाता है 80C में, क्योंकि प्रिंसिपल का आप रीपेमेंट कर रहे हैं तो अलाउड हो जाएगा। तो आप क्या करिए, अलाउंस में होता है जब वो एम्प्लॉयर पब्लिक कंपनी हो या तो पब्लिक सेक्टर कंपनी हो, वो प्राइवेट कंपनी है तो इस केस में इसको अलाउ नहीं होगा, दैट्स इट, खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इजी था, मैंने पता नहीं क्यों इतना टाइम लगा दिया। देखो, एक ABC लिमिटेड है, ठीक है, वो उसने अपना प्रॉफिट निकाला और 80IB में एलिजिबल है डिडक्शन के लिए, 80IBA में, तो 25 लाख का प्रॉफिट निकाला, डिडक्शन ले ली पूरी पे। फिर एक उसने रिटर्न फाइल करी, असेसमेंट के लिए सेलेक्ट हुआ, और जो उसने 40 लाख था कुछ कॉन्ट्रैक्टर को देने थे, तो उसने क्या करा, 42 लाख पर TDS नहीं करता था उसे, ऐसे उसने क्या करा 12,60,000 आपका डिसअलाउड कर दिया, ठीक है। असेसिंग ऑफिसर ने डिसअलाउड कर दिया, कह रहा 40 में, तो तब अब ये ओरिजिनल अमाउंट ऑफ कंटेंटेड इट वाज एलिजिबल फॉर। अब वो जो कंपनी कह रही है कि भैया तुमने डिसअलाउड कर दिया 12,60,000, 25 लाख का मैंने वो था मेरा प्रॉफिट था, और ये इसकी वजह से मेरा प्रॉफिट बढ़ गया 37,60,000 हो गया, तब मैं 37,60,000 का डिडक्शन लूँगा। तो हम बताओ ABC सही है? अगर हम बॉम्बे हाई कोर्ट की रूलिंग को अप्लाई करें
क्योंकि ये बिजनेस रिलेटेड एक्सपेंस ही माना जाता है, डिसअलाउड कर दिया, रिलेटेड बिजनेस से है, तो हम इसको 37,60,000 को आप अलाउ मतलब कि डिडक्शन ले सकते हो, मतलब क्योंकि आप 100% प्रॉफिट की डिडक्शन ले सकते हो, तो ये भी आ जाएगा क्योंकि आपको प्रॉफिट इंक्रीज़ कर गया, तो इस वजह से ये सही है। तो आप लिखोगे क्या, क्योंकि 40A में डिसअलाउंस लिख दो, कंसीडर फॉर द पर्पज ऑफ डिडक्शन आइए भी हम PGBB को मानते हैं, इसको ये पूरा एक्सप्लेन करें, इन्हेंस हो गया, ठीक है। ये जो एक्सपेंडिचर है अलाउड ऑन इन्हेंस्ड प्रॉफिट पे, 10 सेटलमेंट में डिसअलाउंस रिलेटिंग टू बिजनेस एक्टिविटी, तो ये अलाउड मान लिया जाएगा आपको, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट लेवल पे। ओके, तो हमारे पास एक क्वेश्चन है, ये भैया 11वां क्वेश्चन है। जो मिस्टर सार्थक है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, उसने अपना बिजनेस कमेंस करा मैन्युफैक्चर का सोलर पावर कार, ठीक है। सोलर, जिससे सोलर पावर कार चलती है, वो सोलर पावर से कार चलेगी। अच्छा था, इलेक्ट्रिसिटी से चलती थी, अब सोलर पावर से चलेगी। वाह, आइडिया तो बढ़िया है। ठीक है, तो उसके जो प्रोजेक्ट की कॉस्ट आएगी 5 करोड़ आएगी। उसका रेसिडेंशियल हाउस उसने बेच दिया उसके चक्कर में, और वो बैलेंस 2 करोड़ कहाँ से ले रहा है, बैंक से ले रहा है 13% के इंटरेस्ट पे। और अगर उसके पास एक और ऑप्शन है, वो क्या ले सकता है, मिस जूही से पैसे ले सकता है 2 करोड़, और उसको को पार्टनर बनाएगा। और जो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है रेसिडेंशियल हाउस की, वो 70 लाख रुपए है, ठीक है। तो मुझे इसको बताना है कि भैया मेरे को क्या बेनिफिट है इसके। अब देखो, जो उसने बिजनेस कमेंस कर रहा है, अगर वो 16 से 23 के बीच में कमेंस करेगा, उसका 100% प्रॉफिट जो होगा वो चार्जेबल टू टैक्स नहीं होगा, बट टर्नओवर 100 करोड़ से नीचे होनी चाहिए, और उसने सर्टिफिकेट ले लिया हो IMBC का। IMBC क्या है, 80 IC में, तो 3 करोड़ 3 कंसेक्यूटिव ईयर में उसको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। जहाँ से उसने एक बार स्टार्टअप लिया, उसके 10 साल के बीच में वो 3 कंसेक्यूटिव ईयर में किसी भी बेनिफिट ले सकता है, और 100% डिडक्शन मिल जाएगी प्रॉफिट की। और 54 GB का भी क्लेम कर सकता है। उसने इन्वेस्टमेंट कर दिया किसमें, स्टार्टअप में, तो वो क्लेम कर लेगा 54 GB जो उसको कैपिटल गेन होगा, और जो कैपिटल गेन होगा उसको पूरा का पूरा इन्वेस्ट कर देगा। और जो बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चर पावर सोलर विच एलिजिबल फॉर स्टार्टअप टेक्नोलॉजी ड्राइवन सर्टिफिकेट होना चाहिए, ओके। फिर वो जो सर्टिफिकेट कहाँ से, IMBC से सर्टिफिकेट लेगा, और उसका टर्नओवर क्या होगा, टर्नओवर 100 करोड़ से नीचे नहीं होगा, और 100 करोड़ से ऊपर नहीं होगा, नॉट एक्सीडिंग 100 करोड़। और इसकी एक कंडीशन और है कि अगर उसने इस कंपनी खोली तो एटलीस्ट 25% उसके पास होगा, और वो अपने पास रखेगा सब्सक्रिप्शन बिफोर फाइलिंग ऑफ रिटर्न। और जब उसने रिटर्न फाइल करी तो उसके 1 साल के अंदर से प्लांट एंड मशीनरी लेनी पड़ेगी, परचेज करनी पड़ेगी प्लांट एंड मशीनरी विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स बाइंग। अगर ये कंडीशन फुलफिल हो गई तो लॉन्ग टर्म जो कैपिटल गेन है वो एग्जम्प्ट हो जाएगा, उसको टैक्स नहीं देना। और वो क्या कर सकता है, वो डिडक्शन क्लेम कर सकता है, स्टार्टअप की 100% डिडक्शन क्लेम कर सकता है PGBB में। अगर वो 2 करोड़ कहाँ से लोन से अरेंज करता है, तो वो उसका PGB की इनकम निकालने में हम उसके इंटरेस्ट को माइनस कर देंगे, तो वो उसको एक बेनिफिट मिल जाएगा। और अगर वो 2 करोड़ कहाँ से लेता है, अपनी उसी मिस जूही से लेता है, मिस जूही से लेता है 2 करोड़, तो वो को पार्टनर बनेगी, बट उसको 40% से ज़्यादा नहीं देना, 40% से उसको ज़्यादा नहीं देना, तभी आपका जो 54 GB की डिडक्शन है वो क्या नहीं होगी, उस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, अदरवाइज वो टैक्सेबल हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, अल्फा लिमिटेड है, क्या है, जो इंगेज है कॉमर्शियल प्रोडक्शन में। कॉमर्शियल प्रोडक्शन क्या होता है, लेट मी चेक दिस। तो जो अल्फा लिमिटेड है
इंगेज कॉमर्शियल प्रोडक्शन में जो मिनरल ऑयल का है, ठीक है, उसने डिडक्शन क्लेम करी 80 IB में। अब 80 IB क्या है, ये कॉमर्शियल प्रोडक्शन नहीं पता और 80 IB नहीं पता, ठीक है। इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉफिट एंड गेन ड्राइव फ्रॉम सच बिजनेस इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्ट सब्सिडी, उसने ड्राइव करी इनकम PGBP से, कहाँ से, बिजनेस से, और ट्रांसपोर्ट सब्सिडी से, इंटरेस्ट सब्सिडी से और पावर सब्सिडी से जो रिसीव्ड हुई है गवर्नमेंट से, मतलब ये इनकम हुई है उसको, ठीक है। द असेसिंग ऑफिसर ने क्या करा, डिसअलाउड कर दिया डिडक्शन, जो डिडक्शन थी 80 IB की उसने डिसअलाउड कर दी। क्यों डिसअलाउड कर दी, इन रिस्पेक्ट ऑफ दी सब्सिडी, ये जो सब्सिडी मिली है उसको डिसअलाउड कर दिया। एंड वर नॉट ड्राइव फ्रॉम बिजनेस कमर्शियल प्रोडक्शन और मिनरल ऑयल बट बिलोंग टू कैटेगरी ऑफ एंसिलरी प्रॉफिट। ये उससे, ये कह रहा है कि असेसिंग ऑफिसर कह रहा है कि भैया ये उससे बिलोंग ही नहीं करती, तुम्हें जो सब्सिडी मिली है ये तुम्हारे बिजनेस से बिलोंग ही नहीं करती, ये एंसिलरी प्रॉफिट है, एक्स्ट्रा प्रॉफिट है तुम्हारा, हैंस नॉट क्वालिफाई फॉर डिडक्शन अंडर 80 IB। और डिस्कस द करेक्टनेस ऑफ असेसिंग ऑफिसर, करेक्टनेस बताओ असेसिंग ऑफिसर की। अब देखो, अब 80 IB है, उसको डिडक्शन 80 IB, लेट मी चेक दिस है क्या। ओके, तो 80 IC क्या है कि भैया ये सारे बिजनेस के नाम दे रखे हैं, उसने बोला है इतने से इतने साल तक, इतने से इतने साल तक, इतने से इतने साल तक आप 100% क्लेम कर सकते हो डिडक्शन। अब जो उसको इनकम मिली माइनस उसने इनकम में ऐड करेगी, माइनस एक्सपेंसेस करेंगे, टोटल जो आ रहा है प्रॉफिट वो PGB में लिया होगा, उसने 100% डिडक्शन क्लेम करेगी। अब असेसिंग ऑफिसर कह रहा है भाई साहब ये आपके उससे बिजनेस से रिलेटेड ही नहीं है, तो हम इसको डिडक्शन ही नहीं क्लेम करेंगे। अब देखते हैं असेसिंग आंसर क्या बोलता है। मेरे हिसाब से तो ये जैसे अभी पिछला वाला क्वेश्चन आया था ना कि भैया उसने जो ऐड कर दी, डिसअलाउड कर दिया था तो उसको अलाउ कर दिया, तो ये बिजनेस ये कर रहे हैं इसलिए गवर्नमेंट ने इन्हें दिया होगा सब्सिडी, तो ये इसके बिजनेस से रिलेटेड ही मानेंगे। हम PGB में इसे इंक्लूड करेंगे और जो नॉर्मल टैक्स आएगा उसे 100% डिडक्शन क्लेम कर लेंगे। तो SSC का कंटेंशन बिल्कुल गलत है, इस जगह पे सरासर गलत है। लेट मी चेक दिस। हो थोड़ा आंसर तो इसका कॉम्प्लिकेटेड है। तो भैया उन्होंने पहले क्या बोला, सेक्शन 80 IB क्या होता है। 80 IB क्या होता है भैया, आप करो बिजनेस करो, जो 80 IB में लिखा हुआ है उसकी जो ग्रॉस टोटल है, SSC की जो ग्रॉस टोटल इनकम है उसमें कोई भी प्रॉफिट आ जाता है, ठीक है। और बिजनेस और आप अलाउ कर सकते हैं 100% प्रॉफिट का डिडक्शन फॉर अ पीरियड ऑफ 7 कंसेक्यूटिव असेसमेंट ईयर। अब इसमें क्या आया है, इशू क्या है, इसमें इशू ये है कि भैया जो SSC है उसने बोल रहा है कि भैया मेरी इनकम में जो भी मेरे को सब्सिडी मिली है, ये सब्सिडी मिली है, ये सब्सिडी मिली है, ये मेरी इनकम में इंक्लूड है, तो मेरे को 100% डिडक्शन मिल जानी चाहिए, वो अलग से नहीं टैक्सेबल होना चाहिए, ठीक है। जो गवर्नमेंट से मिली है इंटरेस्ट सब्सिडी ट्रीटेड एज PGBP इनकम, क्या करेंगे, ट्रीटेड एज प्रॉफिट ड्राइव फ्रॉम क्वालिफाई, क्या करता है, क्वालिफाई करता है डिडक्शन, क्वालिफाई किसके लिए, डिडक्शंस के लिए। अब ये इश्यू है किसके पास, सुप्रीम कोर्ट के पास, ठीक है। और वो कहते हैं कि भैया जो ये हमें देखना पड़ेगा कि जो प्रॉफिट और बिजनेस, प्रॉफिट एंड गेन्स ड्राइव हुआ है, जो प्रॉफिट, सीधा प्रॉफिट बोल रहा मैं, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस में सीधा प्रॉफिट बोल रहा, जो प्रॉफिट आया है बिजनेस से वो डायरेक्ट नेक्सेस है, किससे, डायरेक्ट नेक्सेस है उसके बिजनेस से और उसके प्रॉफिट से। तो ये ज़रूरी नहीं है, ये इंसिडेंटल नहीं होना चाहिए। जो आप नेट प्रॉफिट आते हो, कैसे आते हो, सेल प्राइस में से क्या डिडक्ट करते हो, कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, कॉस्ट ऑफ सेल्स, बाकी चीज़ें डिडक्ट करते हो, तो आफ्टर डिडक्ट के बाद आपका प्रॉफिट आता है और गवर्नमेंट आपको रीइंबर्स कर देती है। अगर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट और सेलिंग कॉस्ट रीइंबर्स कर देती है गवर्नमेंट SSC को, तो ये प्रॉफिट का ही पार्ट माना जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है 20 अगर हम देखें तो कैश असिस्टेंस, जो कैश दिए हैं गवर्नमेंट ने किसी भी नाम से, उसको मिला SSC को गवर्नमेंट से, तो ये चार्जेबल टू टैक्स होता है PGBP में। अगर कोई कैश मिला, जो किसको मिला है, कैश मिला है किसको, और किसको, वो SSC को जो कैश मिला है किस लिए मिला है, फॉर रीइंबर्समेंट ऑफ कॉस्ट, सब्सिडीज़ दे दी या कुछ और दे दिया उसको, तो रिम्बर्समेंट ऑफ कॉस्ट के में लिया है, तो ये चार्ज करेंगे PGBP या तो अदर सोर्स में। तो अकॉर्डिंगली
जो पावर सब्सिडी को रिवेन्यू मिला है, पावर सब्सिडी और इंटरेस्ट सब्सिडी और ट्रांसपोर्ट सब्सिडी, ये रिवेन्यू रिसीट है। तो रिवेन्यू रिसीट है जो रिम्बर्स हुई है एसएससी को, तो हम ये क्या करेंगे, ये पीजीबीपी में चार्ज कर देंगे पीजीबीपी में। ये डायरेक्ट नेक्सेस है बिटवीन प्रॉफिट और इसका बिजनेस का। तो जो एसएससी का एक्शन है वो गलत है, बिल्कुल गलत है। और सॉरी, एसएससी का नहीं, किसका, असेसिंग ऑफिसर का। ठीक है, यहाँ पे ये क्वेश्चन ख़त्म होता है। मेरे को ये पढ़ के कुछ याद आ रहा है, क्वेश्चन पेपर में कुछ आया था, लेट मी चेक दिस। ओके, ये भाई साहब अलग ही क्वेश्चन है इसका, कुछ इसका तो मैं क्या ही बोलूँ। एक एबीसी यूनिट है, ठीक है, एबीसी यूनिट है, और उसने क्या करा, अपना बिजनेस स्टार्ट करा है हिमाचल प्रदेश में मैन्युफैक्चर करने का, और 100% वहाँ पे उसको क्लेम कर सकता है प्रॉफिट, 100% प्रॉफिट में डिडक्शन का क्लेम कर सकता है 5 साल तक। उसके बाद 30% करेगा कंपनी के केस में, अदर होगी तो 25% करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, उसने 1/4/16 को क्या करा, एक्सपेंशन करा, सब्सटेंशियल एक्सपेंशन करा। यहाँ पे ये पॉइंट, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार आएगा। सब्सटेंशियल एक्सपेंशन करा, कितना, 60% ऑफ बुक वैल्यू एज ऑन 1/4/16 को जो थी। ठीक है, फ्रॉम द मशीनरी में, प्लांट एंड मशीनरी, और डिडक्शन क्लेम कर ली उसने 100% नेक्स्ट ईयर में इंस्टेड ऑफ 30%, क्योंकि 5 साल उसके कंप्लीट हो चुके थे, तो वहाँ से उसको 30% ले लेना था 6 ईयर से। उसने क्या करा, सब्सटेंशियल एक्सपेंशन करा, और फिर उसने क्लेम कर लिया क्या, डिडक्शन। वैसे तो ये रेलेवेंट इतना है नहीं, क्योंकि उसने बोला है कि 13 से यहाँ तक आएगा, 20 में आ चुके हैं, 23 में आ चुके हैं, 23 में, तो रेलेवेंट तो है नहीं। 13 से 5, अच्छा 13 में था तो 14, 15, 16, 17, 18, 18 से 19, 20, तो यहाँ पे करते हुए ठीक है, चलो छोड़ो। अब वो कह रहा है कि भैया ये गलत है, ये गलत है, सिंपल सी बात, ये सुनो। अब पहले सब्सटेंशियल एक्सपेंशन का मतलब समझो। सब्सटेंशियल एक्सपेंशन का मतलब, पहले इनिशियल असेसमेंट समझो। इनिशियल असेसमेंट में मतलब जब आपने बिजनेस स्टार्ट करा, आपने क्या करा, बिगन करा मैन्युफैक्चर और प्रोड्यूस करना आर्टिकल, फिर और क्या करा आपने, कमेंस करा बिजनेस, कमेंस करे ऑपरेशन, और आपने करा सब्सटेंशियल एक्सपेंशन। 3 चीज़। इनिशियल असेसमेंट का मतलब होता है कि आपने क्या करा, अपना बिजनेस मैन्युफैक्चर का बिगन करा, मैन्युफैक्चर बिगन करा, प्रोड्यूस करे आर्टिकल, फिर क्या करा, कमेंस करा अपना ऑपरेशन कमेंस करा, और सब्सटेंशियल एक्सपेंशन करा। ठीक है, अब जब आपको डिडक्शन तभी मिलेगी, आपका सब्सटेंशियल एक्सपेंशन कब होगा, 13 से 1/7/1/3 से 31/3/12 के बीच हुआ होगा तो। ठीक है, सब्सटेंशियल। और इसमें इशू क्या है कि डिडक्शन 100% मिलेगी, 100% डिडक्शन मिलेगी, फिर उसने फ्रेश 5 ईयर ले लिए, तो इसमें सिंपल सी बात है, उसको नहीं मिलेगी, क्योंकि उसने इतने के बीच में किया ही नहीं है। उसने 7/1/3 से 31/3/12 के बीच में नहीं किया, उसने 16 को किया, वो 50%। अब सब्सटेंशियल एक्सपेंशन का मतलब मैं बता दूँ एक बार आपको। सब्सटेंशियल एक्सपेंशन का मतलब होता है आपने इन्वेस्ट करे हैं मोर देन 50% ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, एटलीस्ट 50% ऑफ बुक वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी बिफोर क्लेमिंग डेप्रिसिएशन किसी भी ईयर का, फर्स्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर। ठीक है, तभी आपको मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। तो एक बार मैं फिर से बता दूँ, सब्सटेंशियल इनिशियल असेसमेंट का मतलब होता है आपने बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया, और कमेंस कर लिया ऑपरेशन, बिजनेस मैन्युफैक्चर कर लिया, बिगिन कर लिया मैन्युफैक्चर, कमेंस कर लिया ऑपरेशन, और सब्सटेंशियल एक्सपेंशन कर लिया, कंप्लीट कर लिया सब्सटेंशियल एक्सपेंशन। ठीक है, अब यहाँ पे आपको कब करना था, 1/7/3 के बीच में, 1/7/3 के बीच में
31/3/12, तो 10 साल का पूरा टाइम मिला है आपको, ठीक है। और इसमें इशू क्या है कि 100% डिडक्शन मिल जाएगी अगर हम ये लगाएं। तो इनिशियल असेसमेंट ईयर में कमेंस में आ जाता था, बिगन कर लिया अपने मैन्युफैक्चर कंप्लीट्स क्या एक्सपेंशन। तो अगर ये हम ऑब्जर्व करें तो पहले उसको 10 साल में 10% मिले, 100% ले सकता है, फिर पहले 5 साल में 100%, उसके बाद 30% और 25% इन अदर केस में, अदर देन कंपनी के केस में। हाँ ठीक है, इसमें जब तक वो तो इसके बीच में करना था, 3 और 12 के बीच में करना था, उसने 16 में किया है तो उसको नहीं मिलेगा, तो वो 30% ही डिडक्शन मिलेगी। दैट्स इट, इतना ख़त्म करो। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, अगर आपको डिडक्शन लेनी है 80 IB में तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऑडिट रिपोर्ट फाइल करने की बिफोर द ड्यू डेट, और सिर्फ कॉर्पोरेट SSC को। ऐसा गलत है, आप किसी भी SSC को कर सकते हो। स्टिपुलेट द कंपलसरी फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम डिडक्शन एज पर प्री कंडीशन ऑफ अवेलिंग बेनिफिट और डिडक्शन से आगे, ये करेक्ट है ना। हाँ, 80AC कहता है कि भैया कंपलसरी फाइल करो, कंपलसरी फाइल करो। अच्छा, 80 IB नहीं कहता, 80AC कहता है। अब 80AC कहाँ है? हाँ, क्वेश्चन था ये कि भैया अगर आपने 80 IB में ऑडिट रिपोर्ट फाइल नहीं करी, ऑडिट रिपोर्ट फाइल करना मस्ट है कॉर्पोरेट SSC के लिए, और फाइलिंग रिपोर्ट ड्यू डेट ये ज़रूरी नहीं है। पहले का आंसर मैं बताता हूँ, अब ये पहला क्वेश्चन है, इसका आंसर है भैया अगर आपको 80 IB में क्लेम करना है तो 80AC बोलता है कि आपको ड्यू डेट से पहले रिटर्न फाइल कर दो। कंपलसरी है कि भैया ड्यू डेट से पहले 139(1) में रिटर्न फाइल कर दो, ना कि ऑडिट रिपोर्ट। ऑडिट रिपोर्ट नहीं होगी, ऑडिट रिपोर्ट नहीं होगी। ये किसके लिए? 80 IB के लिए। अब अभी क्या कहता है, फाइलिंग ऑफ बिलेटेड रिटर्न अंडर सेक्शन 139(4) विल डिबार फ्रॉम SSC क्लेमिंग डिडक्शन 80 ID। आप बिलेटेड रिटर्न फाइल कर रहे हो, ठीक है, बिलेटेड रिटर्न फाइल कर रहे हो 80 IE में, तो आपको क्या डिडक्शन नहीं मिलेगी। तो 80 IB में बिल्कुल सही बात है, आपको 139(1) से पहले रिटर्न फाइल करनी है, बिलेटेड रिटर्न नहीं चलेगी फॉर क्लेमिंग डिडक्शन। ओके, ये छोटा सा चुन्नू पुन्नू सा क्वेश्चन है, बड़े प्यार से हो जाएगा। देखो, अब उसने पैसे कमाए हैं, लॉटरी से कमाए हैं, फिर FD से मिला है, उसने इन्वेस्ट कर दिया, कहाँ पे, NPS में इन्वेस्ट कर दिया और नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में इन्वेस्ट कर दिया। तो आपको डिडक्शन उसकी इनकम बता दो कितनी होगी। तो भैया जो लॉटरी से मिली उसको डिडक्शन ले ही नहीं सकते, 35 का FD, और 35 से ज़्यादा आप डिडक्शन नहीं ले सकते। तो डिडक्शन कितनी मिलेगी, 65 - 31, 35 से ज़्यादा डिडक्शन नहीं मिलेगी, कितना भी कर लो। दैट्स इट, इसका आंसर यही है। ओके, टाटा बाय बाय। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ये तुम्हारे साथ PGBP में भी आ सकता है, बट थोड़ा सा ध्यान रखना। एक बंदा है, उसकी सैलरी बेसिक है 1 लाख रुपये पर मंथ, 40% बेसिक DA मिलता है उसको, 40% ऑफ बेसिक का, जिसमें से 50% क्या है, DA फॉर्म ऑफ पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट है, रिटायरमेंट बेनिफिट है। और उसने क्या करा, कंट्रीब्यूट, अच्छा सैलरी में सिर्फ वही लोगे जो रिटायरमेंट बेनिफिट नहीं होगा। तो उसने वो जो 50,000 है उसने उसको कुछ लिया ही नहीं। तो 1 लाख × 12 मेमोरी में, और 40% ऑफ DA, तो 12 का 40% × 50% कर दो तो 14,40,000 मेरी सैलरी हो जाती है। अब उसने बेसिक का 15% कंट्रीब्यूट करा है, तो 1,80,000 उसने कंट्रीब्यूट करा, मेरी सैलरी कितनी है, 14,40,000 का 10%, तो 14,40,000 का 10% में उससे ज़्यादा क्लेम नहीं कर सकता। 80CC/D1 में, ठीक है, 80CC/D1 में, तो ये मैंने कर ली क्लेम, और वहाँ पे मैं 50,000 और कर सकता हूँ। तो 1,80,000 उसने करी, मैं इसमें से 1,44 माइनस कर दूँ तो 36,000 ही कर सकता हूँ, क्योंकि जितना डोनेशन करोगे, डिडक्शन करोगे, उतना ही तो ले सकते हो। तो यहाँ पे ये ले लो, ठीक है, यहाँ पे 36 का आप ये ले लो, तो आपका गेम ख़त्म, 12 लाख साढ़े, ठीक।
ठीक है। ओके, ये जो क्वेश्चन है इसमें भाई साहब देखो, सब कुछ आपको पता है कि पेरेंट और मदर फादर का डिपेंडेंट और ना डिपेंडेंट हो, आप प्रीमियम पे कर सकते हो। 50,000 से ज़्यादा नहीं जाएगा, 25,000 वैसे, एडिशनल 50,000 अगर उसमें नहीं आता तो 50,000 वैसे ले सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि उसने एक कंट्रीब्यूशन करा है 6500 का सेंट्रल गवर्नमेंट में, ये कहा जाए कंट्रीब्यूशन करा है, कंट्रीब्यूशन। तो कंट्रीब्यूशन 80C में जाएगा नहीं, 80D में लेके जा रहा है, 65 तो उसने ऐड कर दिया तो उसके में आ गया ये। तो यहाँ पे 25,000 मैक्सिमम, फादर मदर का 50,000 मैक्सिमम, 75,000 से ज़्यादा नहीं मिलेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, ये क्वेश्चन जो था भैया, मिस्टर मोहन ने अपनी डिपॉजिट करा सम ऑफ LIC के पास, जो डिसेबल्ड हैं, तो बताओ 80D में मिलेगा। वो 80D में एलिजिबल नहीं है, वो एक्सपेंसेस का 80D में मिलता है 125 और 75 फ्लैट। सिविल डिसेबिलिटी है तो 125 से इनको डिपेंडेंट डिसेबल रिलेटिव। तो डिपेंडेंट डिसेबल उसने ग्रैंडफादर पे करा है तो रिलेटिव नहीं है वो। सिंस एक्सपेंस इनकर्ड फॉर डिपेंडेंट डिसेबल रिलेटिव इंटाइटल, अगर रिलेटिव पे करता तो होता, रिलेटिव नहीं है ग्रैंडफादर तो नहीं हुआ। मिस्टर ओके, ये क्वेश्चन जो है आपको घुमा के रख देगा, सब में गलत करवा देगा। पहला मिस्टर अरुण है, उसने लोन लिया 43 लाख का HFC से, डेट ऑफ सैंक्शन इतना है, डेट ऑफ डिसबर्समेंट इतना है, लोन पर्पस एक्विजिशन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू लोन। यहाँ पे देखो, जब उसको डिसबर्स हुआ वहाँ का इंटरेस्ट लगेगा, और कितने का लोन लिया वहाँ पे लगेगा, ठीक है। तो 9-11 महीने का इंटरेस्ट 43 लाख पे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 48 का लिया है, ठीक है। 1/4 डेट ऑफ सैंक्शन ऑफ लोन, डेट ऑफ इतना, तो 80 हाउस प्रॉपर्टी में तो आप जा नहीं सकते। तो मेरे को क्या करना है, ये जो इसने लोन लिया है 45 लाख का, ठीक है, 45 लाख का लोन लिया है, 1/4/19 को सैंक्शन हुआ 1/5 को। आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा, आप हाउस प्रॉपर्टी वाले में ले सकते हो, 2 लाख का इंटरेस्ट डिडक्शन ले सकते हो, बट उसका नहीं ले सकते 80EE का, 80EE है ना, EEA, हाँ नहीं ले सकते, क्योंकि वो 35 लाख से है और NBFC से भी लिया है आपने। चलो ठीक है, मिस्टर चेतन है जिन्होंने 20 लाख का लोन लिया है NBFC से, और डेट ऑफ सैंक्शन है 1/4/19 को, इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए 22 लाख की वैल्यू है उसकी, 10% का रेट है। तो यहाँ पे आपको मिल जाता है, कितना आएगा मेरा इंटरेस्ट, 20 लाख पे 10%, 2 लाख रुपए। तो 2 लाख रुपए मेरा इंटरेस्ट है, तो 1.5 लाख की डिडक्शन मिलेगा, 1.5 लाख की डिडक्शन ले लूँगा, क्या दिक्कत है, क्योंकि 2 लाख तो रिस्ट्रिक्टेड है। अब मिस्टर दिनेश है, जिसने क्या लिया, इलेक्ट्रिक व्हीकल का लोन लिया 18 लाख की, 12 लाख का लोन लिया है और 30/9/19 को लिया, बट यहाँ पे ध्यान रखना आपको 1/4/19 के बाद लेना है, तभी होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। ओके, ये क्वेश्चन ख़त्म। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, देखो LIC तो आपको मिल जाएगा, वो ठीक है, कंट्रीब्यूशन करा इसका भी मिल जाएगा, ट्यूशन फीस दी आपको 2 ही बच्चों में मिल सकता है, तो 8,000 × 2,000 बाहर का नहीं मिलता, यानी इंडिया के बाहर करा हुआ। हाउसिंग लोन प्रिंसिपल की पेमेंट करिए, बट अभी कंस्ट्रक्शन में है, जब तक कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं होता आपको नहीं मिलेगा, इस पर प्रिंसिपल की डिडक्शन नहीं मिलेगा। प्रिंसिपल की रीपेमेंट करिए, हाउसिंग लोन फ्रॉम रिलेटिव, इस पर भी नहीं मिलेगा, रिलेटिव पे नहीं मिलता। मैं बता देता हूँ,
तो जो रीपेमेंट करिए हाउसिंग लोन इज नॉट अलाउड डिडक्शन इन केस ऑफ लोन इज बोरोड फ्रॉम फ्रेंड, अगर फ्रेंड से लिया है तो ठीक है। और डिपॉजिट करा है आपने कितना, एंड सिटीजन सेविंग स्कीम में मिल जाएगा 5 ईयर का डिपॉजिट है, इसमें मिल जाएगा। इन्वेस्टमेंट नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट इसमें मिल जाएगा। टोटल मिला के 166 हो रहा है, तो मैक्सिमम 1.5 का ले सकते हो, बस ख़त्म। ओके, तो यहाँ पे 23 क्वेश्चन है, हम इसको थोड़ा सा इम्पोर्टेंट मार्क करते हैं। ये हमसे पूछेगा कैलकुलेशन है, नहीं पूछा बाकी चीज़ें। हमारे पास एक 2 यूनिट है, जो एक एलिजिबल है 80 IB में, एक एलिजिबल नहीं है। तो क्या हुआ, हमें प्रॉफिट हुआ किस में, एलिजिबल में, और हमें लॉस हुआ इन एलिजिबल में, और हमने सेट ऑफ कर लिया। तो क्या अलाउड है? बिल्कुल नहीं अलाउड है, क्योंकि आप 80 IB की इनकम ऐसी कैलकुलेट करोगे कि जैसे कि अदर इनकम ही नहीं है। तो ये जो आप कर रहे हैं वो गलत है। आप जो डिडक्शन क्लेम करनी है विदाउट सेट ऑफ करो अदर यूनिट का, तो एग्रीगेट डिडक्शन जो होगी वो चैप्टर 6 से ज़्यादा नहीं हो सकती। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, अगर कोई प्रॉफिट हुआ है एक यूनिट को जिसमें इंक्लूड है सेल इंपोर्ट इंटाइटलमेंट, सेल कर दिया आपने, इंपोर्ट इंटाइटलमेंट, ड्यूटी ड्रॉबैक इंक्लूडेड, इंटरेस्ट फ्रॉम कस्टमर, डिलेड पेमेंट, परमिजिबल टू क्लेम डिडक्शन, अब ये सारी चीज़ें इंक्लूड है। तो हम क्या करते हैं, हमारी ग्रॉस टोटल में इंक्लूड होते हैं इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग के प्रॉफिट जो सेक्शन में लिखे हुए हैं। ठीक है, इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग के प्रॉफिट जो उसमें लिखे हुए हैं उसमें इंक्लूड होते हैं, और हम अलाउड करते हैं कंप्यूटिंग को, उसको हम अलाउड करते हैं कि भैया जो इनकम उसकी कंप्यूट करते हैं उसको ऐड करते हैं, और डिडक्ट करते हैं कोई भी परसेंटेज से डिडक्शन मिलती है उसको, उस प्रॉफिट से परसेंटेज जो स्पेसिफाइड करा गया है नंबर ऑफ़ ईयर उसी के अकॉर्डिंग। तो अगर कोई हम केस देखें किसका, लिबर्टी इंडिया वर्सेस CIT का, तो हमने क्या सेल इंपोर्ट इंटाइटलमेंट है और ड्यूटी ड्रॉबैक है, हम ये कह सकते हैं कि आपके जो इनकम हुई है ये वहाँ से नहीं हुई, कहाँ से, अंडरटेकिंग से, इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग से नहीं है। तो इसीलिए आपको जो इनकम में इंक्लूड नहीं करना, कंप्यूटिंग द इनकम ऑफ फॉर द पर्पज ऑफ डिडक्शन, इसको इंक्लूड मत करना इन कंप्यूटिंग इनकम फॉर द पर्पज ऑफ डिडक्शन, डिडक्शन के पर्पज़ के लिए इनकम इंक्लूड मत करना। और जो इंटरेस्ट मिला है आपको फॉर डिलेड पेमेंट फ्रॉम द कस्टमर, ये PGB की इनकम में आएगी और आप इस पर डिडक्शन ले सकते हो। दैट्स इट, नथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ठीक है, ओके, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी, इसमें 3 इनकम दे रखी है। इंटरेस्ट की इनकम उसके एडवांस करा उसने अपने मेंबर्स को, इंटरेस्ट की इनकम। PQR बैंक है जो कोऑपरेटिव बैंक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है जिसका एरिया ऑफ ऑपरेशन का गब्बी तालुक, एंड द प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट which is provide for a long term credit.
कोई, हाँ तो ये कोऑपरेटिव सोसाइटी है, 1 लाख की इनकम है, सारी 1.5 लाख की इनकम है, सारी इसकी इनकम करी जाएगी। और डिडक्शन ये 80P किस पे अप्लाई नहीं होता, ये अप्लाई नहीं होता किसी भी कोऑपरेटिव अदर देन, अप्लाई नहीं होता अदर देन मतलब सिर्फ इन्हीं पे होता है। प्राइमरी एग्रीकल्चर उनका सोसाइटी, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी हो, प्राइमरी कोऑपरेटिव कल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक हो। अब ये क्या है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, एरिया ऑफ ऑपरेशन कन्फर्म इन तुलक एग्रीकल्चर एक्टिविटीज, ठीक है। अब एक्सप्लेनेशन क्या दे रहा है कि भैया प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटी है जिसका एरिया ऑफ ऑपरेशन क्या हो, तुलक एंड प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव क्या हो, लॉन्ग टर्म क्रेडिट एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ करना। तो अब ये एलिजिबल है, 1 लाख जो इसको मिला है वो फुल एग्जाम मतलब एलिजिबल फॉर डिडक्शन है, 1.5 लाख वो भी एलिजिबल फॉर डिडक्शन है, 2 लाख वो भी एलिजिबल फॉर डिडक्शन है। तो अब हम इस चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं। चलो मैं रीड करके आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, तो ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया। मैं बताता हूँ क्या है, 2 कंपनी अल्फ़ा है बीटा है, ठीक है। डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन दे रखा है हमें, टर्नओवर दे रखा है 2-3 साल का, ठीक है। 401 करोड़ 19-20 में 25% से कम था, ठीक है ठीक है। और दोनों का रजिस्ट्रेशन डेट दे रखा है, 1/4/19 को हुआ और 1/1/21 को हुआ। एडिशनल एम्प्लॉयज़ दे रखे, वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी इंस्टॉल करी है जो उसका दे रखा है, ठीक है। ग्रॉस टोटल इनकम दे रखी है। तो पहले बताया स्पेशल प्रोविज़न से बताओ भैया। कंपेयर करो टैक्स लायबिलिटी ऑफ इट अज्यूमिंग दैट द विल द बेनिफिशियरी ऑफ टैक्स रेट स्पेशल प्रोविज़न 115B 115B तो 115B उस पे लगता है जो बाद में इनकॉर्पोरेट हुई है, कितना 1/19 के बाद 24 के बीच में, बी बाद वाला, ए पहले वाला है, ठीक है। बी बाद वाला है, ए पहले वाला है। तो ये बीटा लिमिटेड पे तो लग जाएगा, दोनों ही लग जाएगा, और अल्फ़ा पे तो नहीं लगेगा। तो अल्फ़ा को हम उसी से ले जाएंगे, अल्फ़ा 15 डबल ए लगेगा, 115 डबल ए लगेगा, उससे 22% लगता है। तो नॉर्मल हम इनका टैक्स उठाते हैं। अब आप एक स्पेशल प्रोविज़न लोगे तो आपको कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगी, ठीक है, एक्सेप्ट 80 जे एक ही मिल जाती है, एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। तो आपको इनकम हो गई हमारे पास 5 करोड़ और 3 करोड़, ठीक है। फिर हमने क्या करा, इस पर निकाल दिया डिडक्शन, 80 जे पे निकाल दी डिडक्शन। और ध्यान रखना 25,000 से ज़्यादा का होगा तब नहीं लेंगे, 25,000 होगा तो ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 250 एम्प्लॉय 25,000 है, 250 एम्प्लॉय 25,000, 25,000 के 250 एम्प्लॉय, 20,000 के 250 एम्प्लॉय, 28,000 वाले 250 एम्प्लॉय हम लेंगे नहीं। अब जो हम न्यू एम्प्लॉय लेते हैं ना, वो 3 कंसेक्यूटिव ईयर तक ले सकते हैं, 3 कंसेक्यूटिव ईयर तक। तो एक बार ले लिया आपने तो 3 कंसेक्यूटिव ईयर तक ले लो। तो इसकी 19 में हुई थी, तो 19-20, 20-21, 21-22, तो 21-22 के लिए हम इनकम कैलकुलेट करें, आप 30% इनकम ले सकते हो। तो यहाँ पे आ गया आपका, हमने निकाल दिया ये, तो इसका 30% आ जाएगी हमें डिडक्शन 4 करोड़ 5 लाख रुपए, और ऐसे ही बीटा की आ जाएगी 4 करोड़ 5 लाख रुपए। हमें को मंथ बताओ अल्फ़ा में मंथ आपके पूरे ही होंगे, क्योंकि उसने 1/4 को हायर किया था तो वो पूरे चलते रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पूरे आ जाएंगे। अब यहाँ पे अल्फ़ा पे लगेगा 22% का, क्योंकि 115B लग रहा है, क्योंकि वो 1/4/19 से पहले, वो 1 अक्टूबर है, 1 अक्टूबर 19 से पहले इनकॉर्पोरेट हुई है, तो इसलिए 115 लगेगा 22%, और 115A भी लगेगा। बीटा पे 15% टैक्स लगा देंगे, 10% का सरचार्ज, इनकम आ जाएगी पूरी, और हेल्थ एंड एजुकेशन से टोटल टैक्स लायबिलिटी आ गई। अब ये पूछ रहा है क्या बेनिफिशियल होगा अल्फ़ा के लिए टू ऑप्ट
4 of special provision insert by taxation law instead of opting regular provision। तो स्पेशल प्रोविज़न की जगह आप रेगुलर प्रोविज़न ऑप्ट करें तो क्या होगा। तो ठीक है भैया, इसकी इनकम 5 करोड़ है, लेस कर देंगे एडिशनल डेप्रिसिएशन 8 करोड़ पे एडिशनल डेप्रिसिएशन 20% होता है। तो 8 करोड़ इंटू 10% को 50%, क्योंकि 180 डेज से कम रही है तो 80 लाख का मिल जाएगा। तो 5 करोड़ में से 80 लाख गए तो 4 करोड़ 20 लाख आ गया, और हमारा 4 करोड़ 5 लाख तो यही था, तो 15 लाख ही आ गया। 15 लाख पे हम 25% टैक्स लगा देंगे प्लस सरचार्ज लगा देंगे 4%। ठीक है, 15 लाख पे 25% टैक्स इसलिए क्योंकि उसका उससे वो है कम है। ठीक है, 15 लाख पे 25%, ठीक है 19-20 में इसका 400% था। ठीक है, 375 प्लस 4% माइनस प्लस 15 लाख, तो ये क्या बकवास कर रहा है। टैक्स लायबिलिटी 319 कैसे हो गई, 1 मिनट, इन्होंने आंसर गलत कर रखा है। यहाँ पे टोटल टैक्सेबल इनकम आएगी हमारी 11,10,000। तो यहाँ पे हमारे सारे डिडक्शन के ख़त्म होते हैं। अब हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। इसका टेस्ट मेरे को आज ही देना है, अब तो मैं कर लिया एक बार। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।